नमस्कार साथियों। आज देश की सीमाओं के सामने एक गंभीर चुनौती आई है। सरकार के सामने, किसी भी सरकार के सामने दो विकल्प होते हैं। या तो वो पूरे देश को साथ लेकर चले और सेना के पीछे खड़े होकर चीन का मुकाबला करें, दुश्मन का मुकाबला करें, और या शुतुरमुर्ग की तरह रेत में सर दबा के कह दें कुछ हुआ ही नहीं, एलएसी पे कोई घुसपैठ हुई। अफसोस की बात यह है कि मोदी सरकार ने एक तीसरा रास्ता चुना, जहां जो भी सेवानिवृत्त हमारे सैन्य अधिकारी हैं या सुरक्षा विशेषज्ञ हैं या विपक्ष हैं या मीडिया कर्मी हैं, कोई भी अगर सीमा की जो अखंडता है उस पर सरकार से सवाल पूछे या सरकार को आगाह करे, जैसा कि मई से ही कुछ लोग आगाह कर रहे थे जो एक्सपर्ट्स हैं, उनको लाल आंख दिखा दी जाए। ये रास्ता चुना है सरकार ने। आप उन लोगों को लाल आंख दिखा रहे हैं जो आपके घर में बैठकर आपको आगाह कर रहे हैं कि साहब अपने घर की सीमाओं को हमें बचाना है, वहां दुश्मन आ चुका है, और दुश्मन को आप क्लीन चिट दे रहे हैं। ये इस देश के इतिहास में पहली बार हुआ। प्रधानमंत्री का वक्तव्य कि कोई घुसपैठ हुई ही नहीं, उसको आज तक चीन पूरे विश्व समुदाय को दिखा रहा है कि देखिए भारत के प्रधानमंत्री स्वयं बोल रहे हैं कि चीन अपने ही भूभाग पर है और हमारे भूभाग में गलवान है। ये चीन के वक्तव्य। जब रोष बढ़ा, लोगों को गुस्सा आया, हमारे कई रिटायर्ड जनरल्स के ट्वीट्स उस रात के हम सबने देखे और आंखों में आंसू आ गए, जहां वो कह रहे हैं कि हम किस सीमा के लिए लड़ रहे हैं जब हमारे देश के प्रधानमंत्री ऐसी बात कर रहे हैं। तो आनंद फानंद में दूसरे दिन प्रधानमंत्री कार्यालय प्रधानमंत्री के वक्तव्य का खंडन करता है। यह भी इस देश के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि प्रधानमंत्री के वक्तव्य का खंडन प्रधानमंत्री कार्यालय करे, वो भी इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर। दोस्तों, कूटनीति के दो उद्देश्य होते हैं हर देश के लिए। एक कि जो हमारे आर्थिक हित हैं उनकी रक्षा हो, और दूसरा हमारे जो सामरिक हित हैं उनकी रक्षा हो। यही दो मुद्दों के लिए कूटनीति का जन्म हुआ। और कूटनीति के माध्यम क्या हैं? एक तो परंपरागत माध्यम होते ही हैं जो सरकारें जिन पर चलती हैं, और पार्टी टू पार्टी, ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, संगठन टू संगठन, एक ट्रैक 2 और ट्रैक 3 के भी माध्यम होते हैं कूटनीति के। जब राजनाथ सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे, तब चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के प्रतिनिधि मंडल 30 जनवरी 2007 को उनसे मिलने आया। और क्या बात हुई, क्या प्रेस रिलीज आई कि भारतीय जनता पार्टी और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के ऐतिहासिक संबंध हैं। 17 अक्टूबर 2008 चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के पोलिट ब्यूरो के सदस्य एक प्रतिनिधि मंडल में राजनाथ सिंह जी से मिलने आए। अध्यक्ष थे राजनाथ सिंह जी। फिर यह दोहराया गया कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के संबंधों को सुदृढ़ किया जाए, मजबूत किया जाए। जनवरी 2009 में आरएसएस और भाजपा का एक प्रतिनिधि मंडल चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के निमंत्रण पर 5 दिवसीय यात्रा पर चीन गया, जहां याद रखिएगा ये 2009 की बात है, जनवरी की। आरएसएस न तब न अब कोई राजनीतिक दल है, आरएसएस तो राजनीतिक दल है भी नहीं, और भाजपा तब सरकार में भी नहीं थी। लेकिन वहां जाकर अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत जैसे मुद्दों पर चर्चा हो रही थी। मैं सिर्फ गिना रहा हूं कि ट्रैक 2, ट्रैक 3 आप जो कहना चाहें। 19 जनवरी 2011 को भारतीय जनता पार्टी के उस वक्त के अध्यक्ष नितिन गडकरी जी अब एक प्रतिनिधि मंडल को लेकर जाते हैं चीन, 5 दिवसीय यात्रा। फिर से वही बात दोहराई जाती है कि दोनों पार्टियों की, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के संबंधों को और मजबूती प्रदान करने के लिए वो गए। इसमें विजय जॉली भी थे, उसमें और भी अनेक नेता थे। मई 2014 में इनकी सरकार बन जाती है भारतीय जनता पार्टी की, और भाजपा के 13 सांसद और विधायक नवंबर 2014 में चीन की यात्रा पर जाते हैं और वहां द पार्टी स्कूल में कुछ शिक्षा ग्रहण करते हैं। द पार्टी स्कूल वहां का एक बड़ा महत्वपूर्ण स्कूल है, जो कम्युनिस्ट पार्टी का स्कूल है, जिसमें देश को और पार्टी को कैसे चलाया जाता है वो सिखाया जाता है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के चुने हुए लोग वहां सीखने चले जाते हैं। देखिए, ये सब बातें तो मैंने आपको गिना दी।
साथियों, नरेंद्र मोदी जी के चीन से संबंध कोई आज के नहीं, पुराने संबंध हैं। गुजरात में जब माननीय नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री थे तो उस वक्त की परिस्थितियां ऐसी थी कि सिर्फ एक या दो देश थे जिन्होंने उनसे संबंध बनाए और संबंध रखे। चीन उनमें से प्रमुख था। 4 बार नरेंद्र मोदी जी ने चीन की यात्रा की। अनेक बार चीन के अलग अलग महत्वपूर्ण पदों पर आसीन लोग गुजरात आए। गुजरात में कई करारनामे हुए। गुजरात के बच्चों को क्रीड़ा स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग देने के लिए चीन से करारनामे हुए। वाइब्रेंट गुजरात में अनेक करारनामे चीन के साथ हुए। तो ये संबंध जगजाहिर हैं। 2014 मई में जब प्रधानमंत्री बने मोदी जी तो ग्लोबल टाइम्स क्या है? ग्लोबल टाइम्स चीन सरकार और चीन पार्टी का मुखपत्र माना जाता है। जैसे हमारा कांग्रेस संदेश कांग्रेस का माना जाता है, पांचजन्य इनका माना जाता है, स्वराज ऑफ इंडिया आप तो सबसे वाकिफ ही हैं। तो ग्लोबल टाइम्स लिखता है कि चीन मोदी जी एवं भारतीय जनता पार्टी के साथ काम करने में अपने आप को बहुत सहज महसूस करता है। जी के काम एवं सोच चीन के बहुत नजदीक है। ग्लोबल टाइम्स आगे लिखता है, एंड आई कोट, एज अ राइट विंगर इन इंडियन पॉलिटिक्स मोदी इज मोर लाइकली टू बिकम इंडियाज निक्सन एंड विल फर्दर प्रोपेल द चाइना इंडिया रिलेशनशिप। ये ग्लोबल टाइम्स यानी कि चीन की सरकार कह रही है, यानी कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी कह रही है। 2014 के बाद का इतिहास हमसे ज्यादा आपने देखा। बतौर प्रधानमंत्री मोदी 3 बार चीन के राष्ट्रपति 2016 में गोवा में बुलाया और 2019 में महाबलीपुरम में बुलाया। और हम सबने देखा कि मोदी जी और चीन के राष्ट्रपति जहां साबरमती के किनारे 2014 में झूला झूलते हुए फोटो खिंचवा रहे थे, वहीं उसी दिन उसी वक्त चीन के सैनिक लद्दाख के चुमार इलाके में घुसपैठ कर रहे थे। साथियों, चुमार पर चीन पीछे कब हटा? सशर्त हटा। शर्त क्या थी? शर्त यह थी कि जो तिबले नाम के इलाके में भारत की ऑब्जर्वेशन हट है, भारत के जो बंकर्स हैं, वो सब भारत पहले हटाएगा, फिर चीन पीछे हटेगा। भारत ने शर्त मानी। तिबले में हमने अपना ऑब्जर्वेशन हट हटाया, अपने बंकर हटाए और चीन पीछे हटा। हमारे इलाके के थे वो बंकर, कोई चीन के इलाके में नहीं थे। हम भारत की सेना, भारत की सरकारें कभी किसी दुश्मन के इलाके में नहीं, हम अपने इलाकों की रक्षा करते हैं। ये हमारी उसूल रहे हैं। तब भी हम यही कर रहे थे, लेकिन पीछे हटे। 2017 में जब डोकलाम हुआ, वो भी आप सबने देखा, किसी से छिपा नहीं हुआ। 73 दिनों का एक डेडलॉक हुआ। उसके पश्चात दोनों सेनाएं पीछे हटी और आज तक लगातार खबरें आ रही हैं कि चीन ने वहां अपनी निर्माण गतिविधियां जोरों शोरों से बढ़ा दी। कई निर्माण कर लिए। मोदी जी ने कुछ नहीं बोला। एक बड़ा हैरान करने वाला ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट मैंने देखी। 2017 में, दिसंबर 2017 में जब गुजरात का असेंबली चुनाव हो रहा था, अब असेंबली चुनाव है गुजरात, तो कोई राष्ट्रीय चुनाव नहीं था, तब ग्लोबल टाइम्स लिखता है, चीनी कंपनियां चाहती हैं कि गुजरात में एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ही जीत हो। यह ग्लोबल टाइम्स कह रहा है। कई चीनी कंपनियों को विश्वास है कि भारत एक नए और बड़े बाजार के रूप में तैयार हो रहा है। इसके लिए मोदी सरकार जो आर्थिक फैसले ले रही है वह चीनी कंपनियों के लिए फायदेमंद है। ये ग्लोबल टाइम्स यानी कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी, यानी कि चीन की सरकार, यानी कि चीन बोल रहा है। गुजरात चुनाव गुजरात में हो रहा है। उम्मीद चीन की कंपनियां लगाए बैठी हैं कि मोदी जी जीत जाए। आज जब चीन की सेना ने भारत के लद्दाख में, गलवान इलाके में, गलवान घाटी इलाके में, हॉट स्प्रिंग्स में, पैंगोंग झील के इलाके में अगर घुसपैठ की है, तमाम सैन्य मामलों के जानकार बता रहे हैं कि घुसपैठ की है। भारतीय जनता पार्टी की लद्दाख की सभासद उग्रैन वह बता रही हैं, टेलीग्राफ को इंटरव्यू देकर बता रही हैं कि मैं बार बार सरकार को आगाह कर रही हूं
कि हमारे इलाकों में चीन की सेना घुस गई है, मैं अपनी भेड़ जो वहां चराने जाते थे हमारे लोग वहां नहीं भेज पा रहे क्योंकि चीन की सेना का कब्जा हो चुका है। ये तमाम लोग आज से नहीं, पिछले 50 दिन से सरकार को आगाह कर रहे हैं। हम यही तो जानना चाहते हैं। हम आपसे ये नहीं पूछ रहे मोदी जी कि चीन से आपकी घनिष्ठता का क्या राज है, हमें उसमें कोई रुचि नहीं। देश को रुचि है तो हम ये जानना चाहते हैं कि राजनाथ सिंह जी अध्यक्ष थे, गडकरी जी अध्यक्ष थे, अमित शाह साहब अध्यक्ष थे, तीनों जब अध्यक्ष थे तो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, आप सरकार में हो या नहीं हो, आपके संबंध मजबूत करने के लिए आपने कई प्रयास किए, वो भी आए, आप भी गए, बार बार ज्वाइंट स्टेटमेंट्स निकालते रहे। कहीं आप सीखने जा रहे हैं कि पार्टी का अर्थव्यवस्था में कैसे हस्तक्षेप होना चाहिए, ये भी सीखने गए थे साहब। उसका देश को क्या लाभ मिला? हम सिर्फ ये जानना चाह रहे हैं कि देश को इन संबंधों का क्या लाभ मिल रहा है। आज जब सीमाओं पे दुश्मन घुस रहा है तो ये संबंध क्यों नहीं काम आ रहे? हम ये जानना चाहते हैं उससे। हम यह भी जानना चाहते हैं कि भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल साहब के सुपुत्र शौर्य डोवल इंडिया फाउंडेशन के मार्फत किन किन देशों की यात्रा करते हैं, किन किन लोगों से मिलते हैं, क्योंकि वक्त ऐसा लाजिमी है और ये इसके जवाब चाहिए देश। शौर्य डोवल साहब कोई छोटा आदमी नहीं है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के सुपुत्र हैं और वो इंडिया फाउंडेशन के तहत जाते हैं, अलग अलग देशों में जाते हैं, अलग अलग लोगों से मिलते हैं, क्या बात होती है, क्या संबंध बनते हैं, क्या करते हैं वो जाकर, हम पूरा देश ये जानना चाहते हैं।